नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार सरस्वती क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो चल रहा है, कल ही एग्जाम है और बच्चों को आदेशानुसार यानी प्रशिक्षुओं के आदेशानुसार ये तमाम वीडियो बन रहे हैं। आज से ही बनेंगे ये सेकेंड सेमेस्टर के, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर की आपकी रेगुलर कक्षाएं एक एक दो दिन करके हर एक विषय का मैं लूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो आइए बिना देरी करते हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1833 के आज्ञा पत्र के अनुसार जो ये पाश्चात्य पश्चात विवाद चल रहा था, तो इस पाश्चात्य पश्चात विवाद को 1833 जब आज्ञा पत्र आया था तो उसमें आपको सारी चीजें बताया गया था कि लॉर्ड मैकाले थे, कैसे कैसे कौंसिल कानूनी सदस्य के रूप में आ रहे हैं। उसके बाद विवाद समाप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैकाले एकदम अंग्रेजों के एकदम समझिए कि उनके तरफ से हर चीज बोल रहे हैं और भारतीयों का विरोधी कर रहे हैं, तो कहां से विवाद समाप्त होगा। फिर वह विवाद बढ़ गया और बेंटिक के बाद अब लॉर्ड ऑकलैंड नए आ रहे हैं। लॉर्ड ऑकलैंड और ऑकलैंड आके उन्होंने क्या किया, ऑकलैंड कुछ कर नहीं रहे। ऑकलैंड जो व्यक्ति है पाश्चात्य पश्चात विवाद को समाप्त कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, वो जो 1 लाख की धनराशि थी, जो झगड़े का विवाद था, उन्होंने 1 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 31,000 रुपया और बढ़ाकर पांचवादियों के दे दिया। भाई 1 लाख की जो धनराशि थी उसमें और अधिक 31,000 बढ़ाकर पांचवादियों को दे दिया और पांचवादी जो पाकर अपना विवाद क्या कर रही है, खुश हो गए और खुश होकर इस विवाद से हट गए और ऑकलैंड ने इस विवाद को क्या कर दिया, निपटारा कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पाश्चात्य पश्चात विवाद को किसने अंत किया, तो आप बताएंगे कि ऑकलैंड ने। किसने अंत किया, तो ऑकलैंड ने। कब किए थे, तो 1839 में। कब किए थे, तो 1839 में। किए कैसे किए थे, तो धनराशि को बढ़ा के 31,000 रुपये, माने 1 लाख तो था ही, उसके अतिरिक्त 31,000 रुपये बढ़ा के किसको दिए थे, प्राच्यवादियों। और पांचवादी 31,000 रुपया जब पा गए तो अपने विवाद से शांत हो गए, इसलिए यह विवाद क्या हुआ, समाप्त हुआ। 2 क्वेश्चन, यह विवाद कहां से आया, तो आज्ञा पत्र 1813 से आया। कहां खत्म हुआ, तो आप बताएंगे खत्म कहां हुआ, 1839। अब ये सब बात चला, उसके बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया। ठीक 20 वर्ष बाद शिक्षा नीति आनी थी। ठीक 20 वर्ष बाद उड का आदेश पत्र आ रहा है। क्या आ रहा है, उड का आदेश पत्र आ रहा है। उड का आदेश पत्र आ रहा है। उड का आदेश पत्र आ रहा है 20 वर्ष बाद, ये 1854 ईस्वी को। अब ये आदेश पत्र ले आ रहे हैं वुड महोदय, वुड एक महोदय रह रहे हैं जो आदेश पत्र ले आ रहे हैं और एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किए। जब आपको पता था कि 33 तक तो चला था, 33 के बाद 53 होना चाहिए, तो 1854 में एक भारतीय शिक्षा नीति आ रही है और वो कौन ले आ रहे हैं, तो वुड ले आ रहे हैं। जो सर चार्ल्स वुड जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। क्या थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, जो मान लीजिए शिक्षा नीति आई थी, वुड का आदेश पत्र आया था, उसके अध्यक्ष थे वुड महोदय, स्वयं अध्यक्ष थे। स्वयं अध्यक्ष होने के नाते इनका नाम क्या पड़ा, वुड का आदेश पत्र। अब वुड का आदेश पत्र नाम पड़ा, वुड का आदेश पत्र 1854। अब वुड महोदय ने क्या किया, यह 19 जुलाई, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। वुड महोदय क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके 19 जुलाई 1854 ईस्वी को ये अपनी बातें जो है इन शिक्षा नीति को पेश कर रहे हैं। और शिक्षा नीति को पेश करते हुए इन्होंने कहा, भाई जो शिक्षा का दायित्व है वो कंपनी के ही हाथ में रहेगा। लेकिन इन्होंने जो वहां चल रहा था कि जो शिक्षा का माध्यम होगा केवल अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेजी के साथ देसी शिक्षा को भी जोड़ दिया जाएगा। यानी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भारत के लिए। कहा कि भाई शिक्षा का माध्यम आप अंग्रेजी ठीक है बनाइए, लेकिन उसके साथ देसी भाषा को भी जोड़ दिया जाएगा, यानी दोनों का सम्मिलित रूप रहेगा। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, और सम्मिलित रूप रहेगा, देसी भाषा और ये सम्मिलित रूप रहेगा। पहली बात तो कहा कंपनी शिक्षा देगी, ये तो बात है, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी और देसी माने हम सभी भारतीयों की भी भाषा का महत्व दिया जाएगा, इसमें ये बोला गया। अब कह रहा है कि भारतीयों को उच्च संस्था के लिए
मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना करने की आज्ञा दी। देखिए कितना अच्छा बात किए। पहला बात क्या किए कि शिक्षा कंपनी ही देगा। दूसरा बात क्या किए कि शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में नहीं दिया जाएगा बल्कि देसी भाषा माने हम सभी भारतीयों के भाषा में भी दिया जाएगा। तीसरा बात, भारतीयों में उच्च शिक्षा संस्था की कमी है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में एक एक विद्यालय स्थापना करने की आज्ञा दी है। सोचिए, जो इंसान शिक्षा नीति ले आया, भारत के लिए इतना किया, उसी इंसान को हम लोग मैग्ना कार्टा बोला गया। तो इसीलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या परम आदेश कौन है? तो आप क्या बताएंगे? वुड। हर साल प्रश्न आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर चार्ल्स वुड को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारतीयों की शिक्षा के लिए सबसे पहले सुधार का काम कोई किया। तो किसने किया? वुड महोदय ने किया। इसीलिए इनको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दोस्त, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बढ़िया परिवर्तन किया। कहा कि देखिए, जो भारत में शिक्षा की संस्था का स्वरूप होगा, सबसे पहले जिस तरीके से आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मिडिल क्लास होता है, मिडिल के बाद हाई स्कूल होता है, उसके ऊपर कॉलेज होता है, उसके ऊपर विश्वविद्यालय होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे उस समय सर चार्ल्स वुड ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षा का स्वरूप मिडिल स्कूल में होगा। बच्चा जब मिडिल स्कूल पास कर जाएगा तो हाई स्कूल में जाएगा, जब बच्चा हाई स्कूल पास कर जाएगा तो कॉलेज में जाएगा, जब बच्चा कॉलेज पास कर जाएगा तो बच्चा विश्वविद्यालय में जाएगा। किसने इस स्कूल का स्वरूप दिया था? तो सर चार्ल्स वुड ने दिया था। ये रहा सब सारी बातें सर चार्ल्स वुड के बारे में। हमको नहीं लगता है कि इससे अधिक आएगा। दोस्त, समय कम है, नहीं तो और गहराई से जानते। इतना जान लीजिए, यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देते हुए छात्रवृत्ति की भी सुविधा की शुरुआत किसने किया था? तो आप बताएंगे वुड का आज्ञा पत्र 1854। वुड का आज्ञा, अगर आपसे प्रश्न है कि वुड का आज्ञा पत्र 1854 क्या कहता है? भाई, पहली शिक्षा नीति ले आता है। शिक्षा नीति जो ले आता है वुड का आज्ञा पत्र 1854, पहली शिक्षा नीति नहीं लाता है, ये 1854 वुड का आज्ञा पत्र जो देता है। सबसे पहले कहता है कि जो शिक्षा दिया जा रहा था कंपनी देगी, लेकिन उसमें सुधार किया कि भाई भाषा दोनों रहेगा, अंग्रेजी के साथ साथ देसी। तीसरा बात क्या कहा? स्कूल का माध्यम बदल दिया, संस्थाएं कैसे होंगे ये सारी चीज बता दी। और जो इतना भारत के लिए कर दिया, छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान कर दिया, उसको कहा गया मैग्ना कार्टा। यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? परमादेश किसको बोलते हैं? तो क्या बताएंगे? वुड के। उसके बाद से आप ये सारी चीजें स्वरूप हो गया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हुआ क्या कि 1857 की क्रांति आके बहुत सारा भारत का नुकसान हो गया। आपको पता है 1857 की क्रांति चली, बहुत सारा भारत का नुकसान हो गया, जिसके चलते कुछ दिनों तक ये सब सारी व्यवस्थाएं ठप रही। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन जब आ रहे हैं, लॉर्ड रिपन जो 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड रिपन आ रहे हैं। आपको पता है जब लॉर्ड रिपन आ रहा है, बीच में कुछ साल के लिए दोस्त जान जाइए कि 1857 की क्रांति आई, और क्रांति में आने के बाद कुछ साल तक, अब पता ही है जब भगदड़ मच गई तो कुछ साल से शिक्षा व्यवस्था तो ठप ही रहेगा। इसलिए 1880 पे सीधे आते हैं। 1880 में भारतीय शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए एवं जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अब देखिए, लॉर्ड रिपन आए और लॉर्ड रिपन आके इन्होंने भारतीय शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए, जनसाधारण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में एक शिक्षा आयोग का गठन किए, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। और वह नियुक्ति कब किए? 1882। कब किए? 1882 ईस्वी में किए। जब वह नियुक्ति 1882 ईस्वी में किए तो उस जैसे भारतीय शिक्षा आयोग की जब नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किए तो उसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर को बनाया। कौन अध्यक्ष थे? सर विलियम हंटर। देखिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम हंटर थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग को हंटर आयोग कहा गया। आपसे पूछेगा कि हंटर आयोग कब आया था?
1882। आइए संपूर्ण जानकारी हंटर आयोग के बारे में हम लोग लेते हैं। हंटर आयोग जो आया था, आपको पता है कि लॉर्ड रिपन महोदय 1880 में जब गवर्नर जनरल बन के आए थे, तो भारतीय शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए और जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर इसके आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा हंटर आयोग। अब देखिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 ईस्वी को हंटर आयोग बन गया था। करें कुल सदस्य कितने थे? 20 थे और बाकी 6 भारतीय थे, 14 अंग्रेज थे। देखिए उसके बाद रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए? तो विलियम महोदय तो 1883 ईस्वी में। कुल विस्तार कितना था? 600 पेज का था, 220 पेज प्रस्तावित। ये तो इतिहास रहा कि भाई हंटर आयोग जो 1882 ईस्वी में आया था, 3 फरवरी 1882 ईस्वी को हंटर आयोग आया और हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन के बाद अब रिपोर्ट 1883 में, कुल विस्तार लगभग 600 पेज और ये सब। इसका उपनाम क्या है? तो उपनाम चूंकि भारतीय शिक्षा आयोग, क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग या भारत का पहला शिक्षा आयोग। तो ध्यान रखिएगा हंटर आयोग का एक और नाम है भारतीय शिक्षा आयोग या भारत का पहला शिक्षा आयोग। कब आया? तो 1882। भारतीय शिक्षा आयोग कब आया? तो 1882। सर आप लोग अच्छे से इसको याद करेंगे। अब आइए एक थोड़ा सा पढ़ते हैं शिमला सम्मेलन। ये तो रहा ठीक है। अब मान लीजिए वो तो बात सही है। अब सोचिए कि मान लीजिए अगर आ जाए कि हंटर आयोग के बारे में कुछ विशेषताएं लिखी, तो हंटर आयोग ने भी क्या कहा? प्राथमिक शिक्षा को देसी माध्यम में दिया जाए, साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अन्य चीजों जैसे बच्चा को क्रिया करा के कढ़ाई बुनाई सिलाई कृषि पशुपालन आदि की भी जानकारी दिया जाए, ताकि छात्र बेरोजगार न रहे। समझ रहे हैं? यानी बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो गांधी जी बुनियादी वर्धा सम्मेलन में बताए थे। तो इन्होंने क्या किया? हंटर आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को किसमें दिया जाए? देसी भाषा में तो दिया ही दिया जाए, साथ ही बच्चे को ऐसे शिक्षा दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी के काम में कर ले, रोजगार को प्राप्त कर ले। इसलिए कढ़ाई बुनाई सिलाई लड़कियों के लिए, उसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा ITI पॉलिटेक्निक तमाम सारे क्रिया करा दिया जाए, जिससे अपना कुछ न कुछ वो काम करते रहे। अब उसके बाद से आते हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या है? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन सितंबर 1901 को करजन के द्वारा ले आया गया। दोस्त शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या है? तो देखेंगे कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में करजन के द्वारा लाया गया। शिमला शिक्षा आयोग कौन लाया था? तो करजन लाया था। कब लाया था भाई? 1901 में लाया था। उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह गोपनीय सम्मेलन था, माने गोपनीय सम्मेलन था। और गोपनीय सम्मेलन का मतलब इसमें किसी भारतीय को बुलाया नहीं गया था। शिमला शिक्षा आयोग 1901 में करजन के द्वारा लाया गया था। यह गोपनीय सम्मेलन था, किसी भारतीय को बुलाया गया नहीं था। 152 प्रस्ताव इसमें पेश किए गए थे। तो दोस्त ये सारा चीज है और ये आप लोग याद रखेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट, 1833 से 53 की अवधि को, 1833 के आज्ञा पत्र और 53 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा गया। इस बात को याद रखिएगा। 1853 से 33 की अवधि, 1833 से 53 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा गया। आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कूड का आज्ञा पत्र 1854 में, तो 19 जुलाई 1854 को ये मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये सारी बातें आप जानिए। इस तरीके से दोस्त मेहनत कीजिएगा। अगर समय मिला तो एक और लेक्चर केवल आयोग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।